हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा 10वीं कक्षा के 5वें पाठ को, जिसका शीर्षक है उत्साह। उत्साह कविता की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की। तो थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म बंगाल के महिसादल में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता, नए पत्ते। सबसे पहले बेटा कविता में मुक्त छंद का प्रयोग भी निराला जी ने किया। अब कविता के बारे में जान लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। आह्वान का मतलब होता है बेटा बुलाना। बादल निराला के प्रिय विषय हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नई अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव से साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता मतलब बेटा सुंदरता। फागुन इतना सुंदर होता है, फागुन में सब कुछ चारों तरफ। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो अब चलिए कविता को देखते हैं बेटा। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। ये पंक्तियां बेटा क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता उत्साह से उद्धृत। अब आपके बेटा अगर सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए तो उसमें उसकी व्याख्या बताने से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, कविता का नाम और कवि का नाम। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई, उत्साह नामक कविता से। और इसके कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादलों से कहता है, धाराधर किसको कहते हैं, बादल। कवि बादलों से कहता है कि हे बादलों तुम गरजो। कैसे गरजो, घेर घेर कर, आसमान में घिर घिर करके तुम क्या करो, गरजो। तुम सारे आकाश को घेर घेर कर क्या करो, मूसलाधार वर्षा करो। तुम बहुत सुंदर हो, ललित ललित, तुम बहुत सुंदर हो, काले घुंघराले। तुम्हारा स्वरूप कैसा है, काले घुंघराले बालों जैसा। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बच्चों के समान हो। कैसे हो, बाल का मतलब होता है बेटा बच्चे, तुम बच्चों के समान हो। विद्युत छवि उर में, उर का मतलब होता है बेटा हृदय, विद्युत का मतलब बिजली। तुम्हारे हृदय में बिजली की सी छवि है। बादलों के हृदय में क्या बताया बेटा कवि ने, कि विद्युत की सी छवि है। नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम कवियों को वाणी देने वाले हो। तुम कवियों को वाणी, कवि नवजीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम कवियों को वाणी देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र छिपा है। तुम इस संसार को एक नई कविता से एक भर दो। तो यहाँ कवि ने बादलों का आह्वान किया है। दूसरा पद देखते हैं बेटा। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ बेटा क्या बताया गया है कि जब बेटा बारिश नहीं होती तो क्या होता है, सभी व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। कवि बादलों से कहता है कि गर्मी के कारण सभी जो हैं, सारी धरती व्याकुल है। धरती के सारे लोग कैसे हैं बेटा, विकल विकल हैं, वो परेशान हैं। सभी प्राणी उदास और अनमने हैं। विश्व के निदाद के सकल, सारे जो संसार के व्यक्ति हैं वो क्या हैं,
परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तभी अज्ञात दिशा से असंख्य बादल आए। तप्त धरा जल से भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। और बादलों से आह्वान करता है कि वे बरसकर गर्मी से तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करें। बादल गरजो और शीतलता से पृथ्वी को भर दो। अगली जो कविता है बेटा वो है अट नहीं रही। अटना होता है बेटा, इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि समाना, न समाना, अट नहीं रही, कि फागुन की इतनी सुंदरता होती है कि वो समा नहीं रही। प्रस्तुत कविता क्षितिज भाग 2 में अट नहीं रही शीर्षक से ली गई है। अट नहीं रही आभा फागुन की सट नहीं रही। कवि फागुन की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन इतना सुंदर है कि उसकी आभा समा नहीं रही है। कवि कहता है फागुन कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसमें कवि कहता है फागुन की सुंदरता और मादकता का वर्णन करते हुए कि जब फागुन आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो सांस ले रहा हो, घर घर भर देते हो और तुम लोगों के मन में क्या कर देते हो, उत्साह भर देते हो, उड़ने को तुम पर पर कर देते हो, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पंख लगे हों शरीर में। जैसे फागुन, कवि कहता है कि फागुन के शरीर में सुंदरता समा नहीं पा रही है, वह उसे सहन नहीं कर पा रहा। जब फागुन सांस लेता है तो घर घर क्या होता है बेटा, मस्ती छा जाती है, घर घर मस्ती छा जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस माह में व्यक्ति क्या हो जाता है बेटा, कल्पनाशील हो जाता है। यह मौसम मनुष्य को आकाश में उड़ने के लिए पंख देता है, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, और जब हमारे मन में मौसम अच्छा होगा तो मन में कुछ करने की उमंग होगी, उत्साह होगा, मन में उल्लास होगा। तो वो सुंदरता के कारण है बेटा। वातावरण चारों तरफ सुंदर होगा तो हमारा मन भी सभी कार्यों को करने में लगेगा। कवि इस कुदरती सौंदर्य से आँख हटाना चाहता है, हट नहीं रही। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। कवि इस सुंदरता से आँख हटाना चाहता है तो वो आँख हट नहीं रही। मतलब सुंदरता इतनी ज़्यादा बताई गई है फागुन में। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। परंतु वह क्या करता है बेटा, आँख हटाना चाहता है लेकिन वो आँख हटाने में क्या है, असमर्थ है। पेड़ों पर पत्ते कहीं हरे हैं तो कहीं कोपलें निकल रही हैं, कहीं गले में मंद गंध वाले पुष्पों की माला पड़ी हुई है। जगह जगह फागुन का सौंदर्य समा नहीं रहा है। तो इस कविता में बेटा फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और जब मौसम अच्छा होता है, फागुन में मौसम भी अच्छा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ फूली हुई फूल होते हैं, और फिर व्यक्ति के मन में भी चारों तरफ ये हरियाली देख करके उसका मन उत्साह और उमंग से भर जाता है। कुछ नया करने को वो कल्पनाशील हो जाता है। तो इन दोनों कविताओं में यही बताया गया है। धन्यवाद।